नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान, सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। मैं आपके साथ सिमरन पटेल। आज हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आपका बहुत स्वागत है। राजस्थान में अगले कुछ महीनों के बाद विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी तरह से कमर कस ली है। बीजेपी ने जातियों को साधने की रणनीति के तहत ब्राह्मणों को साधने के बाद अब जाट और राजपूतों को साधने की कोशिश जो है वो की है। एक दिन पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक में उठाए गए कदमों को जाति समीकरण साधने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। विपक्ष के उपनेता की जिम्मेदारी संभालने जा रहे राजेंद्र राठौर ने विपक्ष के नेता के तौर पर पदोन्नत किया गया है। वहीं पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया को राठौर के डिप्टी यानी विधानसभा के विपक्ष में उपनेता नियुक्त किया गया है। राजेंद्र राठौर राजपूत समुदाय से आते हैं, जो कि राजस्थान में बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले राठौर को विपक्ष के नेता के तौर पर पदोन्नत किया गया है और फैसला लिया गया है बीजेपी के जातीय गणित साधने के कदम के तौर पर भी देखा जा रहा है। वहीं राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ब्राह्मण परिवार से आते हैं और विधानसभा में विपक्ष के उपनेता सतीश पुनिया जाट समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में बीजेपी विधायक दल की बैठक में उठाए गए कदम तीनों समुदायों को, ब्राह्मण, राजपूत, जाटों को खुश करने की उम्मीद के तौर पर भी देखा जा रहा है। वहीं कांग्रेस भी चुनावी रण में पहले सभी जातियों को साधने में लगी है। इधर चुनाव से पहले ज्यादातर जातियां पंचायतों सम्मेलनों के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए ज्यादा से ज्यादा टिकट की भी मांग कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ब्राह्मण महापंचायत का भी आयोजन किया गया और इसके बाद जाट समुदाय का भी आयोजन किया गया। 2 दिन पहले राजपूत समाज की जातीय पंचायत और 1 दिन पहले SC/ST की जातीय पंचायत का भी उदाहरण है। इस बीच देखिए, सवाल उठते हैं कि मिशन 2023 के लिए बीजेपी और कांग्रेस की नई प्लानिंग क्या है। चुनाव को लेकर किन जातियों पर किस पार्टी की ज्यादा नजर है। जहां बीजेपी राजपूत, जाट और ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस का फोकस किन जातियों पर है, यह भी सवाल है। आखिर कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला कैसे करेगी? कांग्रेस कब खोलेगी सोशल इंजीनियरिंग के पत्ते और कांग्रेस की किन जातियों पर पकड़ है? जिन जातियों पर कांग्रेस की पकड़ ढीली है, उन जातियों पर कांग्रेस अपनी पकड़ को कैसे मजबूत कर पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल देखिए यह भी है कि पार्टियां विकास के मुद्दे से ज्यादा जातियों पर क्यों आई? क्या जातियों के सहारे सियासी रण में को लेकर नैया पार लगेगी, या इसके अलावा और भी कई सवाल देखिए उठते हैं, जिन पर आज हम बड़ी बहस में तमाम सवाल पूछेंगे। हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ेंगे और उनसे यही सवाल पूछेंगे कि इस बार विधानसभा का चुनाव जो है जातियों पर ही क्या लड़ा जाएगा? राजस्थान के विकास पर किन पार्टी का क्या कुछ फोकस है? आखिर यह भी सवाल है कि कांग्रेस कैसे बीजेपी का मुकाबला करेगी, क्योंकि देखिए बीजेपी जो है लगातार जातियों को साधने की भी कोशिश कर रही है। ऐसे में सवाल यह भी कि जिन जातियों पर कांग्रेस की पकड़ कम है, उन्हें कैसे मजबूत किया जाएगा। और देखिए, हमारे साथ 2 गेस्ट जुड़ गए हैं। कांग्रेस से नेता है राजेंद्र आर। राजेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और बीजेपी से हमारे साथ नवजोत सिंह जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। नवजीत, आपका भी बहुत स्वागत है। तो ठीक है, राजेंद्र आर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। राजेंद्र जी, 2023 का चुनाव बहुत नजदीक है। ऐसे में सरकार आपकी है, राजस्थान में तमाम विकास के काम किए गए। इस बार किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे आप लोग? देखिए सिमरन जी, जहां तक 2023 के चुनाव की बात है, तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विकास का एजेंडा और जो सभी को साथ लेकर चलने का और जो विकास का जो दिया है, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे सामाजिक सुरक्षा की बात हो, चाहे आधारभूत संरचना की बात, तो तमाम क्षेत्रों में काम हुए हैं। और ऐसे काम जो राजनीतिक क्षेत्र के जानकार हैं या विश्लेषक हैं या मीडिया के लोग हैं या प्रदेश के आम लोग हैं, वो इस बात को कहते हैं कि ऐसे काम हुए जो पिछले 70-75 सालों में नहीं हुए, जिसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी का फोकस रहा। और उन्होंने हमेशा समाज की जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है या जो पीड़ित है,
उसको ध्यान में रखते हुए तमाम फैसले लिए और गरीब को गणेश मानकर उन्होंने फैसले लिए। तो निश्चित रूप से हम अपना जो एजेंडा है, हमारा विकास का ही एजेंडा है और जो डेवलपमेंट के काम हमने किए हैं जनता के लिए, उन एजेंडाज को ध्यान में रखते हुए आपने जैसा शुरुआत में ही इस डिबेट के स्टार्टिंग में बताया कि किस तरीके से जातियों को साधने के लिए पिछले 10 दिनों में जो फैसले हुए, तो हम इन फैसलों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं और हमारा पूरा का पूरा फोकस विकास पर है, क्योंकि हमने वो तमाम काम किए हैं जो जनता की बेहतरी के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए या पब्लिक के लिए होने चाहिए, हमने वो काम किया। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए राजेंद्र, ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि अब लगातार देखिए हम देख रहे हैं कि राजस्थान में ब्राह्मण महापंचायत का भी आयोजन किया गया, जाट समुदाय का भी आयोजन किया गया, जिसमें तमाम जो पार्टियां हैं, तमाम बीजेपी के नवनीत सिंह भी बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवनीत जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद। नवनीत जी, 2023 के चुनाव में बस कुछ ही महीने बाकी हैं, लेकिन जिस तरह एक के बाद आप लोगों की नजर जो है, आप लोग जातिवाद को साध रहे हैं, क्या इस बार जातिवाद पर ही चुनाव लड़ेंगे या फिर कोई विकास का भी मुद्दा है? देखिए, आपने जिस तरीके से जो बात कही कि जातियों को साध रहे हैं हम, सिमरन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सभी जातियों की, सभी वर्ग, सभी धर्म और सारी श्रेणी के लोगों की पार्टी है और हमारी विचारधारा और जब हमारी कोई पॉलिसी डिसीजन होता है तो किसी एक जाति को लेके और जाति को सोच के नहीं होता है। और इसीलिए आप जब देखते हैं नरेंद्र मोदी जी जब से 2014 में आए हैं, तब से हमारा एक ही एजेंडा है, सबका साथ और सबका विकास। और उसके बाद हमने उसको एक्सटेंड करके सबका विश्वास भी उसमें जोड़ दिया है। तो इसलिए सबके विश्वास के साथ, सबके साथ और सबके विकास पे भारतीय जनता पार्टी चलती है। कोई जातिगत वर्ग को साधना, जातियों को साधना भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं है। समावेशी विकास हो और संपूर्ण राजस्थान प्रदेश का हर वर्ग, हर जाति के लिए विकास हो, यही हमारा टारगेट रहता है। ठीक है, आपका ये टारगेट है कि सबका विकास हो और आप सबको साथ में लेकर चलते हैं, लेकिन 23 का चुनाव है, ऐसे में क्या वो अहम मुद्दे जिसे आप लेकर जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, मुद्दे बड़े साधारण हैं और मुझे लगता है कि वो मुद्दे अब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं। अब वो मुद्दे एक सामान्य जनता के, सामान्य युवक जो इस प्रदेश में है, वो मुद्दे कॉमन हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो सरकार होती है, उन सरकार के जो विफलताएं हैं उसको लेके किसी पॉलिटिकल पार्टी को रोडों पे जाने की आवश्यकता होती है। लेकिन राजस्थान प्रदेश में अराजकता का और जो कुशासन है उसका माहौल इतने अराजक लेवल पे फैल चुका है कि अब जनता खुद सड़कों पे है। आप अगर थोड़े से स्टैट्स देखें तो पिछले कुछ समय से अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ हर वर्ग रोड पे आ चुका है। किसानों से लेके, युवाओं से लेके, वीरांगनाओं से लेके, डॉक्टर्स तक, इतना शिक्षित वर्ग भी रोड पे है और सभी लोग परेशान हैं इस कुशासन से और लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब नवंबर दिसंबर का समय आएगा और उनको वोटिंग मशीन दी जाएगी और वो इस प्रोटेस्ट को और इस अपने जो आंदोलन है उसको वोटिंग मशीन पे उतार के जवाब देंगे अशोक गहलोत सरकार को। तो इसलिए विफलताओं को लेके जाने के लिए मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का पूरी प्रदेश की जनता साथ दे रही है, जो खुद रोडों पे आ चुकी है। जिस तरीके से मेरे साथी कांग्रेस प्रवक्ता ने बताया कि ऐसे काम हुए जो आज तक राजस्थान प्रदेश में कभी नहीं हुए, बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही काम हुए हैं। ऐसे ही काम हुए हैं कि जो पेपर लीक की घटनाएं हैं उसने राजस्थान को पूरे संपूर्ण देश के ग्राफ पे लाके खड़ा कर दिया है और बेइज्जती समान महसूस करवाया है। ये आज तक के इतिहास में बिल्कुल पहली बार हुआ है अशोक गहलोत जी की सरकार में कि एक भी नियुक्ति जो इन्होंने 3.5 लाख नियुक्तियां बताई थी कि ये लोग करेंगे, उनमें से एक भी नियुक्ति अभी तक धरातल पे नहीं उतरी है। ये आज तक के राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ है कि राजस्थान इंडिया के क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में जो महिला और बहन बेटियों के खिलाफ रेप के केसेस हैं उसमें राजस्थान नंबर 1 पे ऑल इंडिया लेवल पे आ चुका है। ये राजस्थान के इतिहास में बिल्कुल पहली बार हुआ है कि लेकिन नवनीत जी, राजस्थान के इतिहास में तो ये भी पहली बार हुआ कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 नए जिलों की भी सौगात दी। ये भी तो पहली बार हुआ। इस फैसले को कैसे देखते हैं? इससे तो खुश होंगे ही आप। सिमरन जी, जनता सब समझ चुकी है रेवड़ी बांटने का कल्चर, ये जो घोषणाएं हैं जो कभी धरातल पे नहीं उतरती। अशोक गहलोत जी अगर ऐसा ही 19 जिले बांटने होते, ऐसा ही राइट टू हेल्थ का प्रोविजन देना होता, ऐसा ही गैस सिलेंडर कम करने होते, सारी घोषणाएं इनको ये आखिरी साल में क्यों याद आती है?
क्यों 4.5 साल ये लोग सोते रहे? इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि ये वोट बैंक की राजनीति है। और सबसे बढ़िया बात इसमें ये है कि राजस्थान की जनता इनको कई बार देख चुकी है। हाँ। और मुझे बड़ा खुश होता है, इस बात पे मैं खुश होता हूं कि राजस्थान की जनता बड़ी स्मार्ट है। अब वो ये समझ चुकी है कि ये जो 4.5 साल बाद की खोखली घोषणाएं हैं, इनमें से कोई भी घोषणा धरातल पे नहीं उतरने वाली। आप हमारे प्रदेश में आके देखिए, चाय की घड़ियों पे मजाक उड़ती है 19 जिले की घोषणाओं पे। सब लोग कहते हैं कि हमारे कमरे और घरों को भी क्यों ना जिला बना देते, क्योंकि लोगों को पता है कि धरातल पे कुछ नहीं उतरने वाला। किसी जिले में विकास के लिए इनके पास बजट ही नहीं है। ये नवंबर दिसंबर में चुनाव है, घोषणा इन्होंने ऐसे करी है जैसे ये कोई 5 ईयर का या 10 ईयर का प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की घोषणा जो इन्होंने करी है वो संपूर्ण नहीं होगी। जिलों की इन्होंने जो घोषणा कर रही है, वो जिलों के लोग खुद आहत हैं कि उसमें विकास नहीं होगा। और उससे इन्होंने एक पड़ंगा और पैदा कर दिया राजस्थान में कि जो जिले एक्चुअल में बनने चाहिए थे वो बने नहीं और वहां विद्रोह है। कई ऐसे जिले हैं, जो ऐसी जगहें, स्थान हैं, जो जिलों की डिमांड पे अब पिछले 5-5 दिन से बाजार बंद पड़े हैं, जहां एक्चुअल में जिले बनने चाहिए। नवीन जी, आप कहाँ की तस्वीरें बता रहे हैं? देखिए, अगर राजस्थान की बात करें तो जो राजस्थान की तस्वीरें नजर आ रही है वहां तो लोग खुश हैं, वो तो स्वागत कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने 19 नए जिलों की सौगात दी है। आप कह रहे हैं लोग नाखुश हैं, ये कहाँ की तस्वीरें हैं सर? सिमरन जी, अशोक गहलोत जी ने कुछ दिनों पहले एक लाभार्थी उत्सव ऑर्गेनाइज किया, जिसमें इन्होंने बताया जनता को कि हमसे, हमारी योजनाओं से कितने लोग लाभार्थी हैं। और उसमें सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मिला के बिल्कुल स्क्रिप्टेड कैसे एक मूवी की स्टोरी बनती है, जिस तरीके से बनाया उसका भी बखान हुआ है। जनता सब समझदार है सिमरन जी, अब कोई मूर्ख नहीं है। जनता बहुत स्मार्ट हो गई है, टेक्नोलॉजी का युग है। एक सेकंड में जनता पता लगा लेती है कि क्या सच्चाई है। अगर आपकी होमवर्क पे मैं एक बात और जोड़ दूं आपके टेलीविजन पे कि जो जिले एक्चुअल में बनने चाहिए थे वहां आक्रोश है, भीषण आक्रोश है। इन्होंने सांचौर को जिला बनाया, भीलमाल वाले लोग पिछले 10-15 दिन से आक्रोशित हैं और धरने दे रहे हैं। सुजानगढ़ वाले लोग, हमारे यहाँ पे एक क्षेत्र है जो एक्चुअल में जिला बनना चाहिए था, वहां के लोग आक्रोशित है, धरना दे रहे हैं। इस तरीके से आपने क्या किया कि बिना लॉजिक के अगर जिले बांट दिए तो अब सबको लगता है कि रेवड़ी तो हमें भी मिलनी चाहिए थी। तो जो जिलों का फायदा हुआ उससे ज्यादा तो दूसरी जगह जहां आक्रोश हो रहा है, जहां लोग आक्रोशित हैं, जहां धरने दिए जा रहे हैं, जहां बाजार बंद है, उनको हैंडल करना एक समस्या हो गई है। ठीक है, ठीक है। राजेंद्र आर्य से ही जवाब ले लेते हैं, कांग्रेस के नेता जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी से पूछ आऊंगे। नवीन जी, आपके पास फिर से आऊंगी, आप ही के सवाल का जवाब ले लूं जी। अच्छा, बोलिए जी, बोलिए। मैं इतना सा कह रहा हूं कि राजस्थान की जनता ये समझ चुकी है कि अशोक गहलोत जी की ये कमी है कि जब ये 4.5 साल में आनन फानन में चुनाव के समय जो घोषणाएं करते हैं उस पे लॉजिक लैक होता है, पॉलिसी रिसर्च बिल्कुल नहीं की जाती है। जैसे आप राइट टू हेल्थ वाला मुद्दा देख लीजिए, 19 जिलों की घोषणा, इसमें पॉलिसी रिसर्च कुछ नहीं है। सिर्फ 4 आदमी सामने से आते हैं, वो कहते हैं साहब ये विधानसभा हमारी कमजोर पड़ रही है, इन विधानसभाओं में कुछ देना पड़ेगा, तो वो जो मानते हैं ये दे देते हैं। कोई होमवर्क नहीं, कोई पॉलिसी रिसर्च नहीं, कोई बजटरी एलोकेशन नहीं, नथिंग। और वहां पे विकास होना संभव भी नहीं है, कम से कम अशोक गहलोत सरकार में तो कतई संभव नहीं। ठीक है, ठीक है। राजेंद्र जी, आप सुन रहे थे, नवीन जी कह रहे हैं कि आप लोग कोई होमवर्क नहीं करते, आपसे कोई भी अगर मांग कर लेता है तो आप उस पर घोषणा कर देते हैं, लेकिन धरातल पे जिस तरह की तस्वीरें निकल कर आ रही उससे लोग आपसे खुश नहीं हैं। 19 जिलों की सौगात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया, आप लोग पीठ अपनी थपथपा रहे हैं कि 19 जिलों की सौगात, वही वो कह रहे हैं कि लोग इससे खुशी नहीं है, लोग कह रहे हैं कि हमारे कमरों को भी जिला बना दे। अच्छा, ये बात तो बड़ी अजीब सी लगती है कि जो राजस्थान का करीबन पूरे देश के अंदर 10%, 10.4% का भूभाग है पूरे देश का, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, उसके अंदर अगर जिलों की घोषणा हुई है तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि क्या भाजपा इस जिलों के बनाने के खिलाफ है, एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मांगे दूसरे की है, 3-4 और हैं, जैसे सूरतगढ़ है या हमारा सुजानगढ़ है या भिवाड़ी है, ये एक बात है। देखिए, निश्चित रूप से जब आपके काम होते हैं तो जनता की अपेक्षाएं भी निश्चित रूप से ज्यादा होती है, लेकिन अपेक्षाओं पे खरा उतरने का भी तो काम किया है ना। आज अगर हम यहाँ पे देखें, जनता के काम हुए तभी जनता की अपेक्षाएं बढ़ी, चाहे युवाओं की बात हो। मैं आपको बड़े मतलब अधिकार से ये बताना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर जो काम हुए, चाहे आप सामाजिक सुरक्षा की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे हेल्थ की बात हो, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात हो, पूरे देश के अंदर हम अग्रणी प्रदेश बनकर उभरे हैं। तो ये तो आंकड़े हैं, ये हम नहीं जारी करते, ये केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। अब ये बताना चाहते हैं राजस्थान से बड़ा उत्तर प्रदेश है,
राजस्थान से क्षेत्रफल की दृष्टि से बता रहा हूं, चाहे बड़ा आपका मध्य प्रदेश है, आज वहां पे आप बेरोजगारों की संख्या देख लीजिए और यहां पर परीक्षा देने आने वाले बच्चों की संख्या देख लीजिए। भाई आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए, आज उत्तर प्रदेश का आदमी इलाज कराने के लिए एसएमएस में आता है, मध्य प्रदेश का आदमी इलाज कराने के एसएमएस में आता है, पंजाब का आदमी इलाज कराने के लिए बीकानेर में जाता है, हरियाणा का आदमी इलाज कराने के लिए राजस्थान में आता है। अरे भाई अगर वहां पर इतनी बढ़िया व्यवस्थाएं होती तो नौकरियां के लिए परीक्षा देने हमारे यहां पे आते हैं। भाई आप समझो ना, यहां पे नौकरियां है, चाहे बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो यहां पर है, चाहे नौकरियां देने की बात हो यहां पर है, ये तमाम चीजें हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने जो काम किए हैं, आज ये जिलों के अंदर, इनसे पूछिए ना कि आप जिलों के खिलाफ है क्या, जिलों के खिलाफ है तो आप बता दीजिए कौन से जिले के खिलाफ है जो घोषित हुआ, या कौन सा आप बनवाना चाहते हैं। आपसे एक वर्ड तो बोला नहीं जाता, आप विरोध के लिए विरोध करते हैं। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, यही पूछ लेते हैं, जो सरकार है, यही पूछ लेते हैं नवनीत जी, सुनिए सुनिए, अभी नहीं, देखिए अभी नहीं, एक मिनट सिमरन जी, देखिए बात पूरी है, जो सवाल पूछे उन सभी सवालों का जवाब मिलेगा। आज बेरोजगारी की बात है, 45 सालों से सर्वाधिक बेरोजगारी इस देश में अगर है, आज चाहे हैप्पीनेस इंडेक्स की बात हो, चाहे हंगर इंडेक्स की बात हो, चाहे तमाम जो आपकी प्रेस के फ्रीडम की बात हो, तमाम चीजों में हम पिछड़ गए। आज प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी लागू की, आज मुझे नोटबंदी का ये एक फायदा गिना दे, जो नकदी चलन में थी उससे दुगनी तिगुनी से ज्यादा नकदी आज चलन में आ गई। करप्शन के अंदर किसी देश के प्राइम मिनिस्टर का नाम आया हो तो आप मुझे बता दीजिए, इतना कि एक आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए। दूसरा, आज आप लोकसभा नहीं चल रही है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? संसदीय लोकतंत्र के अंदर पहली दफा हुआ है कि सत्ताधारी पार्टी ने संसद नहीं चलने दी, लोकसभा नहीं चलने दी, प्रधानमंत्री को टारगेट करके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए। आज विपक्ष का तमाम विपक्ष एकजुट है, हम गलत हो सकते हैं लेकिन पूरा विपक्ष गलत है क्या? वो प्रधानमंत्री से पूछता है आप अपनी डिग्री दिखाइए, प्रधानमंत्री से डिग्री दिखाने की कहा जाता है तो गुजरात की सरकार किसी आदमी के ऊपर मतलब पनिशमेंट लगा देती है, कैपिटल पनिशमेंट लगा देती है। अरे ये हो क्या रहा है? जीएसटी के अंदर हमारा बर्बाद हो गया, किसानों की किस तरीके की 750 किसानों की शहादत हुई, ये पूरा का पूरा उस देश ने देखा। दुनिया के अंदर आज अगर दुनिया के अंदर हमारी क्या हालत हो रही है, इंटरनेशनल मीडिया में आप जाके देख लीजिए। आज आपने जिस तरीके से नियंत्रण किया है, जिस तरीके से मीडिया को नियंत्रित किया, संवैधानिक संस्थानों को नियंत्रित किया है, उससे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप इस लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, आप संविधान को खत्म करना चाहते हैं, आप जो कमजोर वर्ग है उनके लिए किया क्या? आप 5 किलो मतलब 80 करोड़ पॉपुलेशन को आप फ्री राशन देके क्या खरीद लिया? आपने तमाम राशन फ्री दे रहे हैं, उसके बाद में महंगाई क्या है? आज किसी भी चीज की महंगाई पे आज बात करके देख लीजिए, आप भी नौकरी पैसा है, हम लोग भी मिडिल क्लास में आते हैं, किसी भी चीज का भाव नियंत्रित नहीं है। चाहे देश के अंदर कहीं घूम लीजिए, पूरा का पूरा देश के अंदर धार्मिक मुद्दों की बात की जाती है, कभी अपने आप को ओबीसी कहा जाता है। अरे भगोड़े भाग्य उनका, आप ओबीसी के नाम जोड़ रहे हैं, ये कोई बात थोड़ी हुई। आप नैरेटिव बदलना चाहते हैं, आप हमेशा जाति का नैरेटिव सेट कर रहे हैं। फिर मैंने जैसा स्टार्टिंग में कहा कि हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, और मैं आपको बड़े अधिकार के साथ कहना चाहता हूं कि आप किसी भी गुजरात के किसी भी स्टेट के साथ में हमारा, चाहे सामाजिक सुरक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे सरकारी नौकरियों की गिनती की बात हो, पॉपुलेशन के हिसाब से आप काउंट करके देख लीजिए। अगर राजस्थान किसी से पीछे होगा तो हम इसी वक्त इस डिबेट को बंद कर देंगे। नवनीत जी, सुन रहे हैं आप कि उत्तर प्रदेश के भी लोग यहां पर आते हैं राजस्थान में इलाज कराने के लिए, रोजगार मिल रहा है, इतना काम राजस्थान सरकार कर रही है, आप लोगों को कोई काम ही नजर नहीं आते? सिमरन जी, अब मुझे लगता है जैसा कि मेरे साथी कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि डिबेट बंद कर देंगे, तो मुझे लगता है ये आपका शो पहले ही बंद करवाएंगे समय से। इन्होंने ऐसी बात कर दी, अगर ये बोला ही है। नहीं तो आप आंकड़े बता दीजिए ना, आपके पास आंकड़े हैं तो आप आंकड़े बता दीजिए। वो कह तो रहे हैं कि अगर आप आंकड़े बता देंगे। मैं एक एक सवाल करता हूँ, बताइए। मैं बता देता हूँ, मैं एक एक सवाल करता हूँ। इन्होंने कहा कि यहाँ रोजगार मिलता है, इनसे पूछिए कि आज तक 3.5 साल में, 4.5 साल में कौन सी बड़ी नियुक्ति जो इन्होंने हजारों की संख्या में निकाली वो एग्जीक्यूट हो गई है, और जो छात्र हैं वो अपनी अपनी जगह पोस्टिंग लेके नियुक्त हो चुके हैं? पहला सवाल मेरा। दूसरा सवाल, ये कहते हैं रोजगार, इनसे पूछ लीजिए, शायद इनका रिसर्च वर्क नहीं है, 28% के साथ राजस्थान पूरे भारत में नंबर 1 पे है बेरोजगारी और अनएम्प्लॉयमेंट में। ये मेरा दूसरा सवाल है। इतना साफ झूठ इन्होंने रोजगार के बारे में बोला, क्या इस बात को ये नकारेंगे? ये मेरा दूसरी बात थी। तीसरी बात इन्होंने कहा सामाजिक सुरक्षा।
शब्द तो किसी कांग्रेस को, अपने कांग्रेसी वर्कर को मुख से निकालना ही नहीं चाहिए। वो बहन बेटियां बेचारी जो अपनी इज्जत बचाने के लिए दर दर कोर्ट कोर्ट भटक रही हैं, जो न्याय के लिए, उनसे पूछिए। तीसरा सवाल मेरा इसी बात पे है, क्या रेप केसेस में इंडिया में नंबर 1 पे राजस्थान है या नहीं है? ये रिसर्च करके ये 3 सवालों के मेरे सीधे स्पष्ट जवाब दिए जाएं, आपको समझ में आ जाएगा कि बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। ठीक है राजेंद्र जी, देखिए जवाब सिमरन दीजिए। जी, मैं जहां तक बता दूं, ये मेरे पास में एक न्यूज है जिसमें हेल्थ, सामाजिक सुरक्षा और आवास श्रेणी में राज्य शीर्ष पर है। ये खबर अभी हफ्ते भर पुरानी है और मैं आपको, सुनिए ना, आप नहीं, आपका कोई सवाल नहीं, आपने सवाल पूछ रहा हूँ, अब जवाब सुन लीजिए नवनीत जी, अब जवाब तो भी सुन लीजिए ना, बोले दीजिए। मैं जवाब यही दे रहा हूँ कि हेल्थ सब्जेक्ट है ना, हेल्थ सब्जेक्ट है या नहीं है? हेल्थ के अंदर राज्य नंबर 1, सामाजिक सुरक्षा में राज्य नंबर 1, आवास श्रेणी में राज्य नंबर 1। ये आंकड़े मेरे नहीं है, ये आंकड़े हैं स्क्रॉल स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022। आप मुझे एक बात बता दीजिए, ये रिपोर्टें हम नहीं बनाते। आज बेरोजगारी के नहीं, आप देखिए ना, आप उत्तर प्रदेश का बता दीजिए, आप उत्तर प्रदेश, आप बताइए ना, आप उत्तर प्रदेश की बता दीजिए ना, उत्तर प्रदेश का बेरोजगार, आप नहीं, मैं राजस्थान का हूं, लेकिन मैं आपको आईना दिखा रहा हूं। अरे तो सुन तो लीजिए ना, उत्तर प्रदेश का बेरोजगार राजस्थान में परीक्षा देने क्यों आता है? अगर वहां पे ज्यादा रोजगार है तो बता, आपके सवाल का जवाब यही है। नहीं तो बेरोजगार तो राजस्थान में, राजस्थान नंबर 1। मुझे बताइए, राजस्थान का युवा यूपी में एग्जाम देने जाता है क्या, हाँ या ना में? राजेंद्र जी, लेकिन ये भी बात नहीं जुटलाई जा सकती। राजेंद्र जी सुन लीजिए, नहीं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश का यहाँ पर एग्जाम देने आता है, लेकिन राजस्थान में पेपर भी तो लीक होते हैं, यही तो लेकर विपक्ष भी सवाल उठाता है ना सर। बेरोजगारी में राजस्थान नहीं, आंकड़ों की बात आप कर रहे हो ना। मैं आपको बता दूं, राजस्थान की पॉपुलेशन, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन 3 गुना है राजस्थान से ज्यादा। मुझे बताइए ना, नंबर 1 राजस्थान बेरोजगारी नहीं है, राजस्थान नंबर 1 नहीं है। आप देखिए, सुनिए मेरी बात, सुनिए, इतना खुलेआम झूठ। देखिए नवनीत जी सुन लीजिए, नवनीत भाई, कुछ नहीं है, गूगल पे आपने पहले आप मेरी बात सुनिए ना। देखिए ये इनसे पूछिए कि ये बेरोजगारी कैसे निकाली जाती है, सीएमआई का आंकड़ा कैसे निकाला। मैं बताता हूं आपको, बेरोजगारी का आंकड़ा इन्होंने कैसे निकाला। चूंकि राजस्थान में, सुनिए, आपने नहीं निकाला, बीजेपी स्टैट्स अवेलेबल है ना, स्टैट्स कैसे निकलते हैं आपको पता होना चाहिए। स्टैट्स का हेल्थ इंडेक्स का स्टैट सही निकलता है ना, 90%। सामाजिक सुरक्षा सही निकलता है, आपका हैप्पीनेस भैया देश का एवरेज है ना सिमरन जी, देश का जो एवरेज है ना उससे डबल है हमारा हेल्थ, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का। आप बताइए ना। नहीं, युवाओं को झूठा आश्वासन दे, मुझे एक बात बता दीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश में मजबूर हो गए सुसाइड तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हो रहे हैं, सबसे ज्यादा। राजेंद्र जी, आप बार बार उत्तर प्रदेश का क्यों जिक्र कर रहे हैं सर? राजस्थान की बात करिए, राजस्थान में आपकी सरकार है। राजेंद्र जी, राजस्थान में आपकी सरकार है सर, विधानसभा चुनाव राजस्थान में होने हैं, उत्तर प्रदेश में नहीं होने हैं। आपसे नहीं, आप उनके सवालों का जवाब दीजिए कि अभी तक कितना रोजगार दिया गया उत्तर प्रदेश के अंदर। सर आप बार बार उत्तर प्रदेश की क्यों बात कर रहे हैं? राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, राजस्थान में सर आपकी सरकार है ना। अगर वो विपक्ष में है, आपसे सवाल पूछ रहे हैं कितना रोजगार दिया गया, तो आप बताइए राजस्थान में कितना रोजगार दिया गया, आने वाले दिनों में आपकी क्या प्लानिंग होगी, आप इसके बारे में बताइए। सर उत्तर प्रदेश का बार बार क्यों जिक्र कर रहे हैं राजस्थान में? पूरे देश के अंदर नहीं, क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं? आप 2 करोड़ रोजगार की घोषणा है, नियुक्तियां एक भी बड़ी 2 करोड़ रोजगार की, आप 2 करोड़ रोजगार की बात करोगे कि नहीं करोगे? प्रधानमंत्री ने झूठ बोला था क्या देश के सामने कि मैं हर साल, नहीं देश की बात करो, आप राजस्थान से बाहर हो। नहीं आप नहीं तो हरियाणा की नहीं, आप नवनीत जी, कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है, कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहां के भी युवा जो है रोजगार के लिए भटक रहे हैं, आंकड़े सामने हैं। चाहे हरियाणा की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, वहां पर भी तो आपकी सरकार है ना, वहां भी तो रोजगार के लिए युवा तरस रहे हैं ना। अभी भी उत्तर प्रदेश में 69,000 की भर्ती पड़ी हुई है ना। अगर आप दोनों उत्तर प्रदेश का ही जिक्र कर रहे हैं तो वही के आंकड़ों के बारे में बता दूं, वहां भी तो रोजगार नहीं मिल रहा है ना युवाओं को। एक मिनट सिमरन जी, एक मिनट सुन लिए मेरी बात। प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा 2014 में किए थे, अभी हम 2022-23 में आ चुके हैं, कितने साल हो गए?
करीबन 9 साल होने वाले हैं। 18 करोड़ रोजगार है क्या, बताइए तो सही मुझे। 18 करोड़ में से 18 लाख भी दिए हो तो बता दीजिए। सुनिए ना, सिंपल सी बात नहीं है, कुछ नहीं है, दिसंबर में नहीं। आप बताइए ना, प्रधानमंत्री का नाम एक आदमी के साथ जुड़ा है, प्रधानमंत्री का नाम एक आदमी के साथ जुड़ा है करप्शन के अंदर। हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट दी ना, उसमें प्रधानमंत्री साहब हमने रोजगार नहीं दिया, राजस्थान नहीं तो केंद्र की सरकार ने दिया क्या? आप प्रधानमंत्री के नाम पे वोट मांग रहे हैं ना, पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री के नाम पे वोट मांग रहे हैं। हम प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हैं कि प्रधानमंत्री जी, आपने 18 करोड़ रोजगार 9 साल में देने का वादा किया था, आप बता दीजिए कितने रोजगार दिए? आपने किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था, कितने वो दिए? आप बताइए ना, किसानों की आय दुगनी हुई नहीं। पेट्रोल डीजल की बात कीजिए ना, देखिए आप प्रधानमंत्री को चेहरा, आप केंद्र तक लेना लेके नहीं, केंद्र आप चुनाव केंद्र, आप चुनाव मोदी के नाम पे लड़ना चाहते हैं। आप चुनाव मोदी, राजेंद्र जी और विनीत जी, चुनाव मोदी के नाम पे किए लड़ना गए चाहते कामों हैं को छोड़िए, तो पहले अब ये बताइए, एक मिनट होगी। मेरी बात सुन लीजिए आप लोग। अब आप लोग मेरी बात सुन लीजिए। आरोप प्रत्यारोप छोड़िए सर, अब विधानसभा का चुनाव है, अब पूछ लेते हैं कि आपकी पार्टियों की क्या कुछ तैयारी है। नहीं, चुनाव मोदी जी के नाम पे लड़ रहे हैं तो मोदी जी से ही सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, सवाल पूछिएगा, सवाल आप पूछिएगा। ठीक है, भाई मैंने 9 साल के अंदर कितने रोजगार दिए और किसानों की आय दुगनी करी। ठीक है, सवाल आप पूछिएगा, आपका अधिकार है सवाल पूछना, विपक्ष के नाते आपका अधिकार है कि आप केंद्र सरकार से सवाल पूछे। लेकिन राजेंद्र जी, प्रधानमंत्री के नाम पे वोट लोगे तो प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछेंगे हम? जरूर आप पूछे। राजेंद्र जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि विधानसभा का चुनाव बहुत नजदीक है, ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी की प्लानिंग है? क्योंकि लगातार देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है लगातार तमाम तरह की बैठकें आप लोग कर रहे हैं, लेकिन इन दिनों के जो हालात हैं, लगातार मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। आज खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी सूरत कोर्ट पहुंचे हुए थे और जैसे में राहुल गांधी को लेकर आप लोग लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं, और इस पर आप लोग क्या कहेंगे? आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी की क्या कुछ रणनीति होगी? देखिए सिमरन जी, मैं आपको बता दूं, डिबेट हो गई, आरोप प्रत्यारोप भी हुए, हमने प्रधानमंत्री के जो वादे हैं उन्हीं वादों को याद दिलाया, इन्होंने जो बात कही वो भी हमने सुनी, कोई बात नहीं। अब आगे अपन मेन मुद्दे पे, देश के अंदर लोकतांत्रिक संस्थानों की बात हो, चाहे संसद की बात हो, चाहे संवैधानिक संस्थानों की बात हो, चाहे जांच एजेंसी की बात हो, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जो भी हैं, हमारे सेबी हैं, कोई भी है, चाहे रिजर्व बैंक है, चाहे कोर्ट भी हैं, किसी को भी इन्होंने बख्शा नहीं। मीडिया के ऊपर भी पूरी तरीके से अघोषित तरीके का शिकंजा है। आज कोई आदमी या विपक्षी दल, मैं कह रहा हूं, जो विपक्ष हमारे खिलाफ में बात करते थे वो आज हमारे सुर में सुर मिला रहे हैं। आज प्रधानमंत्री के आरोप लगाने वाले हम अकेले नहीं है, पूरा विपक्ष एक बात कह रहा है। चाहे प्रधानमंत्री जी की डिग्री की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री जी का एक आदमी को सपोर्ट करने की बात हो, वो तमाम मुद्दे हैं। आज संवैधानिक संस्थानों को बचाना, इस देश के अंदर लोकतंत्र को बचाना, इस देश में जो आपका संविधान है उसको बचाना, ये पूरा का पूरा इस देश को स्पॉइल कर दिया। 8-9 साल के अंदर देश कहां पहुंच गया। विपक्ष दुनिया के अंदर आप कुछ भी आंकड़े बना के बता दीजिए, नहीं साहब डंका बज रहा है, अरे मुझे डंका बज रहा है तो फिर आप यहां पे छुपे हुए क्यों बैठे हैं? आप दुनिया में जाके कहिए ना कि हमारे देश में लोकतंत्र की ये स्थिति है। और आज इंटरनेट का जमाना है, आज हम जो भी डिबेट कर रहे हैं ना, ये भी लंदन में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, किसी भी देश में सुनी जा सकती है। इंटरनेट का जमाना है। आज आप अभिव्यक्ति की आजादी को रोकना चाहते हैं, तमाम तरीके की है। आप हमेशा धर्म को मुद्दा बना देते हैं, कभी मंदिर ले आते हैं, कभी कश्मीर ले आते हैं, कभी बीफ ले आते हैं, जबकि सबसे ज्यादा बीफ आपके लोग खाते हैं। सबसे ज्यादा बीफ के अंदर एक्सपोर्ट में आप नंबर 1 बने। आप बताइए तो सही, आप सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर कौन है? आपने मुस्लिम नाम रख के एक्सपोर्ट करते हैं बीफ। आप बताइए ना, आप तमाम तरीके से, पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। आपने सत्ता के लिए अपने तमाम जो हिंदुस्तान का जो सामाजिक सद्भाव है, धार्मिक सद्भाव है, जो हमारी सनातन परंपराएं थी, जो वसुदेव कुटुंबकम की हमारी जो परंपराएं थी, उन तमाम परंपराओं को तार-तार कर दिया। आज दूसरे धर्म के आदमी को देख के लोग आग बबूला हो रहे हैं। अरे भाई, ये थोड़ी हो रहा है। आज से सदियों से वो लोग हमारे साथ रहते आए हैं और हमारे पड़ोसी की तरह, भाई की तरह रहते आए हैं। चाहे ईद की बात हो, चाहे दिवाली की बात हो, चाहे होली की बात हो, तमाम त्योहार हम साथ मिलकर बताते, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, जितने भी हैं, सब हम लोग सब साथ रहते हैं। लेकिन इन लोगों ने जिस तरीके का इस देश में माहौल बनाया है, आज आप देखिए खालिस्तान का मुद्दा जो उठ रहा है, उसके अंदर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप अगर तोड़ने की बात करोगे या आप एक धर्म विशेष को लेकर बात करेंगे तो दूसरी जगहों से भी बात करेंगे। कोई बोडोलैंड की बात करेगा, कोई खालिस्तान की बात करेगा, कोई भाषा के आधार पर बात करेगा, कोई क्षेत्र के आधार पर बात करेगा। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके पास कुछ बताने को है नहीं, तो जनता को आप लड़ाना चाहते हैं, जातियों में बांटना चाहते हैं, आप माइक्रो
सैकड़ों जातियों को बांट बांट के ये कर रहे हैं। और अभी आपने जैसा शुरू में ही बताया कि 3 लोगों को आपने जिस तरीके से 10 दिन के अंदर लिया, तो आपकी निम्न श्रेणी की मानसिकता का पता चलता है। आप जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे लोगों को लड़ाते हैं, और आपके पास में डेवलपमेंट की बात करने के लिए नहीं, ना किसानों के लिए बात कर सकते हैं, ना कर्मचारियों के लिए। हम ओपीएस को लाना चाहते हैं, ये ओपीएस को हटाना चाहते हैं कि भाई हम ओपीएस देना ही नहीं चाहते, हम हेल्थ, राइट टू हेल्थ लाना चाहते हैं। ये बताएं तो सही कि आप राइट टू हेल्थ के खिलाफ है क्या? राजन जी, एक सवाल और है। राजस्थान में देखिए आपकी सरकार है, इन दिनों सर राजस्थान के जो डॉक्टर्स हैं वो बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं, राइट टू हेल्थ बिल को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं उन्हें ये बिल चाहिए ही नहीं, और देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी साफ कह दिया कि बिल में कोई संशोधन होगा ही नहीं। ऐसे में सर रास्ता कैसे निकलेगा? क्योंकि देखिए आप सब वाकिफ हैं, एक बार फिर से कोरोना देखिए आ चुका है, कभी नहीं कहा कि बिल में संशोधन नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री सर सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए सर, सवाल सुन लीजिए सर। लगातार जो डॉक्टर्स हैं आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे में अस्पतालों की जो तस्वीरें हैं वो बेकार साबित हो रही हैं, वहां पर जो मरीज हैं वो भटक रहे हैं, इलाज नहीं हो पा रहा है। ऐसे में तमाम जो सवाल है विपक्ष उठा रहा है। आने वाले दिनों में क्या इस बिल को लेकर एक बार आप लोग डॉक्टरों से बातचीत करेंगे? क्या कुछ इस बिल में संशोधित किया जा सकता है? कोई उम्मीद सर? सिमरन जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, क्योंकि आपका चैनल नेशनल चैनल है और पूरे देश के अंदर इस आवाज को दुनिया के अंदर सुना जाता है। तो मैं, हमारे जो डॉक्टर बिरादरी के लोग हैं या जो चिकित्सा वर्ग के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, हमारे समाज का हिस्सा, हमारे भाई हैं, और उनके साथ में सरकार का कोई तरीके का वो नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से हमने जनता के साथ जो वादा किया था, हमने उस वादे के अनुसार पूरा का पूरा एक ड्राफ्ट तैयार किया। उसके अंदर दुनिया के जो तमाम विशेषज्ञ, देश के सबसे बड़े चिकित्सक हैं या चिकित्सा विशेषज्ञ हैं, उनसे राय मशवरा करके जनता को हमने इमरजेंसी के अंदर जो मौतें होती थी, उनको इलाज नहीं मिलने से मौतें होती थी, उनको मद्देनजर हम ये राइट टू बिल लेके आए। अब इसके अंदर पहला आपको जैसा पता है, स्टार्टिंग में जैसे ये मामला प्रवर समिति को गया, प्रवर समिति में तमाम इनके लोग थे, इनके पुराने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री भी थे, तमाम लोग थे, उन्होंने डिसेंट नोट भी दिया, सारी बातें विधानसभा के पटल पे भी आई कि भाई 50 बेड से छोटा अस्पताल है तो उसको नहीं रखा गया, तो मुख्य स्वास्थ्य मंत्री जी ने उसको भी मान लिया। अब आप मुझे एक बात बता दीजिए, आप उनको मत उकसाओ, आप उनसे बात कीजिए, आप उनके साथ बैठ के आ जाइए, हमारे साथ वार्ता कर लीजिए, लेकिन चिकित्सा कर्मियों को हमसे बात करनी पड़ेगी। जैसे मतलब सरकारी क्षेत्र के लोगों को या जो आपके रेजिडेंट डॉक्टर्स थे, उनको सरकार ने पूरी तरीके से समझाया है, और इनको भी हम समझा लेंगे, ये हमसे अलग नहीं है। आज राजस्थान अगर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में देश के अंदर नंबर 1 हुआ है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ श्रेय चिकित्सा कि हमारे जो डॉक्टर हैं, चाहे नर्सिंग है, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ है, चाहे अस्पताल है, और हम निजी जो अस्पताल हैं उनकी भूमिका भी समझते हैं। सरकार ने कहा कि आपका रिम्बर्समेंट को लेकर जो पुनर्भरण को लेकर जो आपका डाउट है, वो भी सरकार मानने को तैयार है कि जो भी आपका पैसा होगा, अगर इंश्योरेंस में नहीं कवर होगा तो सरकार उसका पुनर्भरण करेगी, उसके लिए अलग से कोर्स भी बनेगा। उसके अलावा दूसरा उन्होंने कहा कि साहब अनावश्यक प्रशासनिक दखलंदाजी बढ़ जाएगी, तो सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि आपका जो इंटरनल तंत्र है, जो आंतरिक तंत्र है, या जो आपका हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, उसके भी सरकार नहीं करेगी दखल, और आपका जो स्टेट लेवल की जो अथॉरिटी जो बनेगी, उसके अंदर RUHS राजस्थान हेल्थ यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर उसका चेयरमैन होगा, SMS के प्रिंसिपल जो उसके मेंबर्स होंगे, उसमें आपके तमाम बड़े डॉक्टर्स होंगे, और उसके अंदर कोई भी ऐसी समस्या नहीं है। समस्या यह है कि वार्ता की टेबल पे बैठो, समाधान की बात करो, संवाद करो। हर गतिरोध का समाधान संवाद से ही होगा। सरकार संवाद करने के लिए तैयार है। उनके तमाम ऐतराजों को अभी नियम लिखे जाने हैं तो वो नियम ऐड कर दिए जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि राजस्थान को अगर नंबर 1 रखना है तो हमें चिकित्सा वर्ग को साथ लेके चलना है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको ये अपील करना चाहता हूं कि वो आए, उनके जो भी ऐतराज है, छोटे अस्पतालों के, बड़े अस्पतालों के, किसी के भी, चाहे पुनर्भरण को लेकर, प्रशासनिक दखलंदाजी को लेकर, इमरजेंसी को लेकर, तमाम वो जो विशेषज्ञ हैं वही तय करेंगे। सरकार ने कुछ भी तय नहीं करना है, जो विशेषज्ञ हैं वही तय करेंगे। चाहे जिला स्तरीय कमेटियां हो, चाहे राज्य स्तरीय कमेटियां, वो सारा का सारा करेगी। और उसमें एक प्रवाह और बता दूं, पहले जैसे कहा था कि सर्च एंड सीजर का प्रोविजन इसमें था कि किसी भी अस्पताल की तलाशी लो, कुछ गलत मिलता है तो उसको सीज कर दो। सरकार ने उस प्रावधान को भी हटा दिया है। जबकि आपको पता होगा कि अगर कोई आदमी फेयर है, ईमानदार है या क्लीन है तो उसको इस प्रावधान से भी डरने की जरूरत नहीं है।
लेकिन हम फिर भी अपने डॉक्टर्स भाइयों को आश्वस्त करना चाहते हैं, जो नर्सिंग होम्स हैं, हमारे प्राइवेट नर्सिंग होम्स हैं, उनको आश्वस्त करना चाहते हैं सरकार उनके साथ है। उनके किसी भी तरीके, आपको पता होगा चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना आने के बाद में पहले 5 लाख का बीमा था, उसके बाद 10 लाख का किया, उसके बाद में आपका 25 लाख का बीमा कर दिया। तो ये आप सोचिए ना, राजस्थान में आज एक गरीब आदमी जो अपने स्वास्थ्य को लेकर अपने जेब में चिरंजीवी का कार्ड डाल के घूमता है। पहले लोगों के घर बिक जाते थे, जमीनें बिक जाती थी, दुकानें बिक जाती थी, व्यापार खत्म हो जाता था, गहने बिक जाते थे, बच्चों की जो बचत थी वो तमाम बिक जाती थी, बच्चे स्कूल छोड़ देते थे, कॉलेज छोड़ देते थे और उनका इलाज नहीं हो पाता था और वो मर जाते थे। तो सरकार आज उनको इतना सुरक्षा दी है, चाहे स्कूलों के माध्यम से अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की बात हो, तमाम फैसले किए। मैं बता दूं कि ऐसा भूतो ना भविष्यति, राजस्थान में जो काम हुए ना, विपक्ष का काम है आलोचना करना, लेकिन हमारा काम है हमें अपने काम गिनाना। 2000 यूनिट मतलब किसानों की बिजली फ्री, 100 यूनिट लोगों की फ्री, 500 रुपए में उज्ज्वला वाले लोगों को गैस सिलेंडर, 76 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। सामाजिक सुरक्षा की पेंशन मिनिमम हमने 1000 रुपए कर दी। आप सोचिए ना, ऐसे फैसले कहां होते हैं। राजस्थान एक नजीर बन के एक मॉडल स्टेट के रूप में पूरी देश के अंदर हो रहा है, दूसरे प्रदेश हमारी योजनाओं का अध्ययन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे लोग, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे आपका गुजरात की बात हो, सभी लोग पूछ रहे हैं कि भाई आप इतनी बड़ी, आपको पता है मुख्यमंत्री जी जब पहली दफा सीएम बने थे तब निःशुल्क दवा योजना शुरू की, उसके बाद निःशुल्क जांचें दी। आज पूरा का पूरा ओपीडी फ्री है सरकारी अस्पतालों में। हम चाहते हैं कि भाई हमारे सरकारी अस्पतालों में इलाज करने में सक्षम है। लेकिन सुनिए, लेकिन सुनिए कि हम नीचे, मेरा सवाल आपसे ये है हम निचले स्तर पर प्राइवेट नर्सिंग होम का भी पूरा सिस्टम रखना चाहते हैं। इस वजह से अदरवाइज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ठीक है सर, आप लोगों ने सारा काम किया, विपक्ष से भी तो जान ले, पूछने दीजिए नवनीत जी से। नवनीत जी, सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी ने इतना विकास किया राजस्थान में, क्या मुकाबला कर पाएंगे, टक्कर दे पाएंगे विधानसभा चुनाव में? क्योंकि जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है देश में, साफ यही बयां कर रही है कि आप लोग राहुल गांधी के पीछे पड़ गए हैं। चाहे विदेश का मुद्दा हो, विदेश में जो उन्होंने बयान दिया, या फिर सरनेम को लेकर, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ यही 2 मुद्दे अब भारत में बचे हुए हैं। विकास का तो कोई नामो निशान नहीं है। विकास कैसे होगा इस पे आप लोग चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। हाथ धो के आप लोग राहुल गांधी के पीछे पड़ गए। सवाल कर रहे हैं जी, देखिए सिमरन जी, आपका चैनल, मीडिया और भारतीय जनता पार्टी, हम सब लोग तो इतने समझदार हैं और हमें कानून की जानकारी है कि हम लॉजिक से बात करते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी में इस लॉजिक की कमी है। हर चीज में उनको नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी दिखती है। उधर आम आदमी पार्टी के करप्शन के कांड अगर खुल रहे हैं तो उनको भारतीय जनता पार्टी दिखती है। ये हमारे यहाँ पे राजस्थान में कहावत है कि चोर चोर मौसेरे भाई, यानी जितने भी करप्ट लोग हैं वो तो एक साथ घूसकांड के नीचे आएंगे अम्ब्रेला में जब उन पे एक्शन होगा। अब लॉजिकली अगर एक बात करूं तो ये राहुल गांधी वाला और लोकतंत्र का मुद्दा उठाते हैं। सबसे बड़ा मुझे हास्यप्रद तो ये लगता है कि अगर ओसामा बिन लादेन शांति की बात करे तो कांग्रेस बात करे लोकतंत्र की, नहीं तो कांग्रेस को लोकतंत्र की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि इस देश में अगर इमरजेंसी लागू करके सबके फंडामेंटल राइट्स का हनन और किसी ने अगर संविधान के मूल अधिकारों का खनन किया है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है जिसने 3 बार इस देश में इमरजेंसी लागू करी है। सिमरन जी इनसे पूछ लीजिए, 38 राजेंद्र सेल जी बोलने कंपनियां दीजिए, किसकी है? राजेंद्र जी अडानी के अंदर अभी 20,000 करोड़ रुपया उन्हें किसका, इनसे पूछ लीजिए। शांति से सुना था। नहीं, आप तो बोलने तो सीधी बातें करें ना, आप शांति से सुने, आपके पास लॉजिक ही नहीं है, आपको जवाब देना पड़ेगा ना। 38 सेल कंपनियां किसकी है? 38 सेल कंपनियां किसकी है? सिमरन जी इनसे पूछ लीजिए, 38 सेल कंपनियां किसकी है? राजेंद्र जी आप बोलने दीजिए, आऊंगे आपके पास, आपसे भी सवाल लूंगी, बोलने दीजिए। अभी उन्हें जवाब तो दे दीजिए ना। अब 2 करके आप लोग बोलेंगे तो किसी की भी बात नहीं जा पाएगी, किसी की भी बात नहीं जा पाएगी सर। एक एक करके बोले प्लीज, बोले दीजिए। तो आपके नेता ने चीन में क्या कहा था, आपके नेता ने कोरिया में क्या कहा था, आपके नेता ने जापान में क्या कहा था? नोटबंदी करके जापान में तमाशा कर रहे थे कि घर में शादी है, पैसा नहीं है। प्रधानमंत्री आवाज जा ही नहीं रही है, आप लोग बोलने तो दीजिए एक दूसरे को। राजेंद्र जी आप रुक जाइए, राजेंद्र जी रुक जाइए, आऊंगी फिर से आपके पास, अभी उन्हें बोलने दीजिए। सर आप लोग सुन ही नहीं रहे, बोलने दीजिए। आप नोटबंदी पे बोलो ना, नोटबंदी पे बात करो, फैक्ट्स बता रहा हूं। देश का मखौल उड़ाया आपने,
जापान में जाके आपने कहा कि घर में शादी है, बेटी की शादी है, पैसा नहीं है, हंसने लगे। अरे यार, आपने गरीब का पैसा छीन लिया, वो अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाया, लोगों ने सुसाइड कर लिया, लोगों ने बैंक की कतारों में। राजन जी आप बोलने नहीं देंगे। जवाब दीजिए राजन जी, बोलने तो दीजिए, तभी तो आप सुनेंगे ना कि विपक्ष क्या कह रहा है। सर, अब आप बोलने नहीं देंगे तो सर, आप बोलने नहीं देंगे तो कहां से कौन से मुद्दे निकलकर सामने आएंगे? राजेंद्र जी, आप बोलने तो दीजिए। गरीब आदमी का पैसा क्यों लूटा नरेंद्र मोदी? ठीक है, जवाब लेने दीजिए ना। आप सिर्फ सवाल ही करते रह जाएंगे सर, आपका जवाब तो मिलने से रहा। जवाब तो देने दीजिए ना, जवाब तो देने दीजिए। बताइए ना, 38 सेल कंपनियां किसकी है? आपकी है क्या? आपकी है? राजेंद्र जी, आप बोलने ही नहीं दे रहे सर। ऐसे कैसे डिबेट हो पाएगी सर? सेल कंपनियां किसकी है? सर, ऐसे कैसे डिबेट हो पाएगी? ऐसे में तो सिर्फ मैं ही आपसे 1 to 1 कर सकती हूँ सर। आपको कहा विपक्ष की भूमिका तो देखिए, बोलने तो दीजिए। मोदी के राजेंद्र जी, आप सुन नहीं रहे, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती सर। आपके सीपी जोशी को कोई नहीं जानता यहाँ पे। आप मोदी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हो, आप मोदी से ही सवाल पूछे जाएंगे। नोटबंदी क्यों की, जीएसटी क्यों बर्बाद किया? राजेंद्र जी, यहाँ मोदी जी नहीं बैठे हैं, यहाँ नवनीत जी बैठे हुए हैं। जवाब तो उन्हीं से लेंगे ना, आप मोदी जी नहीं आए हैं यहाँ पे। नवनीत जी को बोलने देंगे तभी तो वो जवाब देंगे सर। आप बोलने ही नहीं दे रहे, आप ही सवाल किए पड़े हैं, बोलने दीजिए ना। हमारे से सवाल पूछ रहे हैं, हम मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं। तो यहाँ तो मोदी जी के जवाब को नवनीत जी देंगे ना। चीन में जाके क्या कहा मोदी जी ने, कोरिया में जाके क्या कहा मोदी जी ने, जापान में जाके क्या कहा मोदी जी ने? राजेंद्र जी, ऐसे नहीं हो पाएगा सर डिबेट। आप लगातार बोल रहे हैं राजेंद्र जी, बोलने ही नहीं दे रहे आप। मेरी बात सुनिए, डिबेट अगर ये मोदी जी को बीच में लाएंगे तो हम सवाल मोदी जी से। राजेंद्र जी, आप ही के सवालों का जवाब ले रही हूँ मैं, आप ही के सवालों का जवाब ले रही हूँ, बोलने तो दीजिए ना सर। राजेंद्र जी, सवाल का जवाब तो ले लीजिए ना। आपने जो सवाल किया वही जवाब, बोलिए नवनीत जी, जवाब दीजिए। राजेंद्र जी के सवालों का जवाब दीजिए आप। ठीक है, आप जवाब दीजिए। बिल्कुल सिमरन जी, सुनने की क्षमता तो हो, क्योंकि मैं तथ्यों पे बात सुनने की क्षमता ना तो आपके मोदी जी में है और ना आप में है जी। करके रिसर्च करता हूँ डिबेट के दौरान कि कोई नया फैक्ट ढूंढूं। अच्छा, बात सुनिए, मैंने आपको कहा कि ओसामा बिन लादेन अगर शांति की बात करे तो कांग्रेस लोकतंत्र की बात करे, ये दोनों सामान्य बातें हैं। कांग्रेस जिसने इस देश में 3 बार संविधान का गला घोटा और मानव अधिकारों का हनन करके इस देश की जनता को अपने घरों में, कमरों में बंद किया, जो एक्टिविस्ट थे उनको जेलों में बिना ट्रायल के बंद किया, 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगाई, वो लोकतंत्र की बात करे, ये बिल्कुल उन्हें नहीं छुआता। अरे लोकतंत्र लाया कौन इस देश में? आप लोकतंत्र लाया कौन? आप लोकतंत्र इस देश में लाया कौन, ये तो पता होना चाहिए ना। आप इस देश में लोकतंत्र लाया कौन? आप तो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, आप तो अंग्रेजों के मुखबिर थे। आपने तो माफी मांगी है, अंग्रेजों से माफी मांगी है। लॉज का ज्ञान नहीं है, फैक्ट्स नहीं है। फैक्ट आपके पास नहीं, आपने संविधान जलाया, आपने संविधान जलाया, आपने संविधान जलाया। के थ्रू ये जनता देख रही है, जनता देख रही है। जनता को यह भी पता है कि सावरकर ने अंग्रेजों से 6 बार माफी मांगी थी, अंग्रेजों से पेंशन लेता था, वो इनका विकास पुरुष है, वो इनका विकास पुरुष है। गोडसे को, ये गोडसे की पूजा करते हैं, ये लोग गोडसे की पूजा करते हैं। इनसे पूछिए ना, गोडसे मुर्दाबाद बोलिए ना, आप बोलिए ना गोडसे मुर्दाबाद। आप गोडसे नहीं, लोकतंत्र है ही नहीं ना। आपने बात करने वाला मेरा जवाब नहीं सुन पा रहे हैं। आप तो सोचिए, विडम्बना तो इस टेबल पे दिख रही है। सिमरन जी देखिए, इनके मुंह से लोकतंत्र और संविधान जचता नहीं है, क्योंकि संविधान को विरोध करने वाले, इनसे पूछिए संविधान का विरोध किसने किया? जब देश में संविधान बन रहा था सबसे ज्यादा विरोध करने वाले ये लोग, अंग्रेजों से देश की स्वतंत्रता संग्राम का विरोध करने वाले ये लोग, अंग्रेजों से माफी मांगने वाले ये लोग, महात्मा गांधी की हत्या करने वाले ये लोग। अरे भाई, आप देखिए तो सही ना, आपने इस देश के अंदर, इस देश की। अब देखिए सिमरन जी, अगर डिबेट ठीक है राजेंद्र जी, अब नवनीत जी से मैं सवाल ले लेती हूँ। फैक्ट्स पे बात बात यही है ना कि संविधान का आपने गला घोटा, संविधान का गोला आपने घोटा। राजेंद्र जी, आप बोलने नहीं दे रहे सर, आप बोलने तो दीजिए, तभी तो सवाल जवाब होगा ना, तभी तो सवाल पूछ पाऊंगी ना। वो आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं ना सर, आप ही के सवालों का जवाब दे रहे, देने दीजिए। सच है क्या? आप बताइए ना, सावरकर ने माफी मांगी थी या नहीं मांगी थी? बताइए ना, गॉडसे ने गांधी की हत्या करी थी या नहीं करी थी? ये फैक्ट है ना, इस पे जवाब दीजिए ना। राहुल गांधी जी की बात करी ना, लोकतंत्र पे ही तो जानने तो दीजिए। नहीं, जनता सब जान चुकी है कि मोदी का अडानी के ऊपर सवाल किया तो
अडानी के ऊपर सवाल किया, मैं बता रहा हूं आपको देखिए, प्रियंका, नहीं, सुनिए ऐसे सिमरन जी, नहीं चलेगा। सिमरन राजीव मेरी जी, बात नवनीत सुनिए। जी, समय गुजरात इतना के ही है। अंदर आप जिस दोनों का अदालत- बहुत शुक्रिया, आप जिस दोनों ने अदालत अपनी के बात अंदर रखी। मामला था, अब जनता जिस ही अदालत- जवाब देगी। 2023 में जब चुनाव होगा, नतीजे सामने आएंगे तो जनता ही जवाब देगी जनता किसके साथ है, तब वो तस्वीरें फिलहाल सामने आ जाएंगी, तस्वीरें जो है साफ हो जाएंगी। फिलहाल बड़ी बहस में बस इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहे इंडिया न्यूज राजस्थान।